नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम थोड़ा-सा देखेंगे G7 क्या है, इसका क्या महत्व है। अगर इस वीडियो के संदर्भ में एक प्रश्न तैयार करें तो ये हो सकता है कि G7 का भारत के लिए क्या महत्व है। इस प्रकार के छोटे प्रश्न जो हैं ये स्टेट की पीएसएस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक बार 2019 के 2020 के एग्ज़ाम में जो यूपी पीसीएस है उसमें पूछ लिया गया था कि क्या कारण है कि भारत नहीं चाहता कि यूएस से कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करे। तो ऐसे ही छोटे-छोटे लाइन जो इंटरनेशनल रिलेशन वाले होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये संभावना पूरी बनती है कि G7 का भारत के लिए क्या महत्व है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में बना रहा था जब कार्निवाल में इसका अधिवेशन हुआ था, बैठक हुई थी यूके में तो सबसे पहले इसके परिचय के रूप में हम जान लें कि ये G7 है क्या? तो 1973 में एक तेल संकट आया था। तेल संकट से उबरने के लिए दुनिया भर के जो 6 बड़े देश थे अर्थव्यवस्था के मामले में, उन्होंने मिल कर के इस संगठन को बनाने की नींव रखी थी। तो शुरुआत में इसमें कितने कंट्री थे? 6 कंट्री थे। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि मानवाधिकारों की सुरक्षा की जाए और लोकतंत्र, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट और समृद्धि जैसे मुद्दों को इसमें उठाया गया था कि इस मामले में हम आगे चल कर के काम करेंगे। इसमें शुरुआत में 6 देश थे, लेकिन बाद में इसमें जो है कनाडा को शामिल कर दिया गया था। फिर इसका मतलब उस समय हो गए 7 देश। उसके बाद 2014 में जो है क्रीमिया पे अधिग्रहण कर लिया था रूस ने। तो इस कारण से G7 की कंट्रीज़ ने सोचा कि यूएस से ये जो रूस है, इसको इससे बाहर निकाल दिया जाए। तो रूस को इससे बाहर निकाल दिया गया। यूएसए जो है इसमें मुख्य रूप से कह लें मेज़बानी करता है, जो कह लें अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता कह लें कि या कह लें जो नेता होता है, G7 का मुख्य नेता जो है वो यूएसए है। तो यूएसए और अन्य देशों ने सलाह किया कि रूस को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये दूसरे देशों के ऊपर या दूसरे क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर रहा है। तो 2014 में जो है रूस को इस G7 संगठन से बाहर निकाल दिया गया। तो इसमें वर्तमान में कुल मिलाकर के देखें तो 7 बड़े कंट्री हैं, जो दुनिया भर की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें कंट्री हैं। हालांकि 7 बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत और चीन भी आ गया है इस समय। यानी कि जो कनाडा है और इटली है, कनाडा इटली इन सबसे आगे निकल करके हमारा भारत, इंडिया और पड़ोसी जो हमारा चाइना है, वो दोनों आ गए हैं। तो ये अभी जो है एक तरीके से मेहमान के तौर पर जाते हैं। चीन खैर नहीं जाता, क्योंकि उसको बुलाया भी नहीं जाता है। तो ये इसका मुख्य रूप से परिचय है। इसमें जो 7 देश शामिल हैं वो ध्यान रहे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश जो हैं G7 में शामिल नहीं हैं। तो कौन-कौन से शामिल हैं ये पहले जान लें। यूएसए है, फ्रांस, यूके। अगर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखें तो यूएसए है, कनाडा है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखें तो उसमें इसमें जो है कोई भी कंट्री हमें दिख नहीं रहा है। उसके बाद आ जाएंगे यूरोप में, तो यूरोप में फ्रांस है, यूके है, इटली है और जर्मनी है। और एशिया महाद्वीप में आएंगे तो अकेला जापान है। तो ये 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो मिलकर के G7 का निर्माण करती हैं और हर साल इसकी बैठकें होती हैं। जो 2021 में रिसेंटली बैठक हुई है, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन की एक जगह है कार्नवाल, वहाँ पर इसकी बैठक हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता है वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने किया था। और इसमें 4 देशों को जो है वो बुलाया गया था मेहमान के तौर पर, कहने के गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, जिसमें से भारत भी था, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। अगर हम जो कह लें क्वाड कंट्रीज़ हैं, क्वाड कंट्रीज़ में देखें तो उसमें भी 4 देश हैं मुख्य रूप से। 4 देश में एक जापान है, फिर इंडिया है, उसके बाद कह लें ऑस्ट्रेलिया है, फिर अमेरिका है। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें आया जो बैठक के रूप में, कहने की गेस्ट के रूप में। और फिर जो जापान है वो इसमें अस्थाई मेंबर तो है ही, क्वाड में भी है। इंडिया जो है वो इसमें मेहमान के रूप में गया था, हालांकि G7 का सदस्य नहीं है। और अमेरिका जो है वो G7 का सदस्य है और क्वाड का भी सदस्य है। इसके अलावा अगर हम ब्रिक्स देश देखें, ब्रिक्स में जो दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, वो इसमें मेहमान के तौर पर आया था, लेकिन वो क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भारत का सहयोगी के रूप में काम करता है। इसके अलावा चीन जो है, चीन इसमें भाग नहीं लिया था, उसको बुलाया भी नहीं गया था। फिर रूस ले लें, रूस को तो 2014 से हटा दिया गया है, तो उसको भी बुलाया नहीं गया था इस बैठक में। और फिर कह लें इंडिया में तो इंडिया इसमें गया ही था। तो इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रूस, फिर एक कंट्री जो बचा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है इस वाले बैठक में आमंत्रण के तौर पर इसको नहीं बुलाया गया था। तो कह लें कि जो क्वाड है और ब्रिक्स है इस और G7 है,
इसमें कुछ ना कुछ संबंध हमें आपस में दिखाई पड़ता है और ये सहयोग करते हैं आपस में, और कहीं कहीं सहयोग नहीं कर पाते हैं, जैसे कि चाइना के संबंध में। तो 2021 की बैठक में इन 4 देशों को बुलाया गया था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ये गेस्ट के रूप में आए थे। इसमें मुख्य रूप से जो बातें की गई थी वो जो चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, क्योंकि इसके कारण से वो जो गरीब देश हैं उसको डेट ट्रैप में फंसा रहा है, ऐसी इन लोग की मान्यता है। डेट ट्रैप पॉलिसी यानी कि गरीब देशों को उधार दे करके उसको अपने जाल में फंसा करके वहाँ पे कहने नेवल अपना एक्सरसाइज करेगा, फिर मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, वहाँ पे धीरे धीरे अपने सेनाएं डिप्लॉय करेगा, वहाँ पे अधिकार कर लेगा। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है, फिर बांग्लादेश में बढ़ रहा है, फिर म्यांमार में जो है वहाँ पर भी किसी बंदरगाह पे उसका नियंत्रण है, फिर पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पर भी एक बंदरगाह पे वो काम कर रहा है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा जो इंडिया चाइना जो कॉरिडोर है वो भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए जाता है, तो ये भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है ही है, तो भारत इसका विरोध भी करता है। अगर इसके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बदले में अमेरिका ने एक नया नारा दिया जिसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। बिल्ड बिल्ड मतलब बनाना, बैक मतलब पीछे में लौटना, कि हम जैसे जो हमारा स्वास्थ्य ढांचा पहले रहा है कोरोना के मामले से कैसे हम निपटें, कैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा मात्रा में करें और दुनिया को और हम बेटर करें, चाइना से के चंगुल से छुड़ाएं, ऐसे ही हम संसार बनाना चाहते हैं, ऐसा नारा दिया अमेरिका ने। तो अगर अमेरिका या फिर G7 वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बदले में बिल्ड बैक बेटर जैसे कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं तो वो भारत के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके बाद देखें तो G7 के जो समूह है उसमें मुख्य रूप से दुनिया की 7 अर्थव्यवस्थाएं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आती हैं। हालांकि इंडिया और चाइना भी बड़ी अर्थव्यवस्था में है, साथ में आते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनको छोड़ दें तो 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं G7 के समूह में आती हैं, लेकिन ये पूरे विश्व का समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती हैं। इसलिए इसका एक बड़ा रूप है जिसको बोलते हैं G20। इसमें दुनिया भर की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का बैठक होता है। तो G20 में जो बैठकें होती हैं उसके समक्ष जो है G7 अपने विचार को रखता है। उसके बाद ये सारे विचार जो है IMF और WHO में जाते हैं, जो वैश्विक एजेंसी हैं, और वहाँ से उनके जो काम है, जो विचार हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उसका क्रियान्वयन किया जाता है। ये जो बैठक हुई है वो चीन वर्सेस भारत यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भारत के पक्ष में ज़्यादा जाता है और चीन के विरोध में जाता है, चूँकि भारत की सीमा चीन से बहुत ज़्यादा लगती है और बॉर्डर पे जो है बहुत सारी सेनाएं, करीब 1 लाख सेनाएं जो है डिप्लॉय कर रहा है। भारत भी जो है 50,000 सेनाएं वहाँ पे भेजा है। तो भारत की सुरक्षा के लिहाज से खतरा बनता चीन के लिए अगर ऐसी कोई काम आ रही है तो वो भारत के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें एक फैसला लिया गया था कि निर्धन देशों को वैक्सीनेशन कराया जाएगा। हालांकि जो बड़े देश हैं वो ठीक प्रकार से वैक्सीनेशन या उसका उत्पादन करने में सहयोग नहीं निभा रहे थे, लेकिन भारत में वैक्सीन का उत्पादन और उसका वितरण पूरे विश्व में जहाँ तक संभव हुआ भेजा गया। तो इस दिशा में भारत जो है वो नेतृत्व की भूमिका अदा कर रहा है और वन बेल्ट करें वन नेशन वन हेल्थ जैसा कॉन्सेप्ट उसने भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में लॉन्च किया ही है। उसी प्रकार से उन्होंने वन वर्ल्ड वन हेल्थ जैसा कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, जिसमें कहा गया था कि दुनिया भर के जो देश हैं वो मिल करके जो दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुधार करने में आपसी सहयोग करें। तो इसमें भारत जो है नेतृत्व की भूमिका अदा कर रहा है वैसे भी। और इसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया था कि वैश्विक कर प्रणाली में समानता की बातें की गई थी, क्योंकि जो कर होता है बड़ी बड़ी कंपनियां वो अलग अलग देशों में जाकर के कर का भुगतान अलग अलग करती हैं। तो इसमें समानता वाली बात लाई गई थी। इससे भारत को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ की जो बड़ी कंपनियां हैं अमेजॉन या फेसबुक टाइप की जो IT सेक्टर वाली कंपनियां हैं वो यहाँ पर आती हैं और कम मात्रा में कर देती हैं, जिससे कि यहाँ पे नुकसान होता है। तो समानता अगर बढ़ती जाएगी तो टैक्स कलेक्शन का दायरा बढ़ेगा, तो भारत के लिए फ़ायदा है। तो ये था कि G7 का भारत के लिए क्या महत्व है। तो G7 का भारत के लिए बहुत सारा महत्व आप देख सकते हैं, चीन के मामले में और हेल्थ सेक्टर के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, वैक्सीनेशन के मामले में और टैक्सेशन सिस्टम के मामले में G7 plays a very important role for India. So this was the analysis of this video. Thanks for watching till the end. Namaskar. Jai Hind.